मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज फिर से एक 11th का वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके पास, डायमेंशनल एनालिसिस। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो डायमेंशनल एनालिसिस का अगला वीडियो। मैंने बोला था कि जो थर्ड एप्लीकेशन हमने पढ़ा था डायमेंशन एनालिसिस का, क्या था? फॉर्मूला बनाने वाला। अगर आप फॉर्मूला माइंड में भूल जाते हो, अगर आपने फॉर्मूला भूल गया तो एग्ज़ाम में बैठे बैठे आप फॉर्मूला बना सकते हो। बाकायदा आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे फोर्स का फॉर्मूला हमने निकाला था तो हमें पता था कि फोर्स मास पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है ये नहीं पता था, फिर भी हमने फॉर्मूला बनाया था। किसके यूज से? डायमेंशनल एनालिसिस के यूज से। तो आज ये लास्ट वीडियो होगा आपका डायमेंशन पे, ठीक है? तो हेडिंग लगाएंगे डायमेंशनल एनालिसिस का न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल सवाल करा करके बस ये चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। आप लोग डाउट्स नहीं पूछ रहे, क्या बात है? वीडियो नहीं देख रहे क्या? डाउट्स नहीं पूछ रहे? देखो, डाउट पूछो, वीडियो देखो फिर डाउट पूछो। तो एप्लीकेशन हम देख रहे थे, हेडिंग लगाएंगे डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन। डायमेंशनल एनालिसिस एप्लीकेशन हमने देखा था। जो हमारा थर्ड नंबर का एप्लीकेशन था, देखो पहला और दूसरा एप्लीकेशन क्या था? एक तो इक्वेशन चेक करना था, ये इक्वेशन चेक कर लिया हमने। दूसरा, अगर इक्वेशन चेक किया, अगर गलत निकला सही भी कर लिया, एक एग्जांपल उस पर भी करा दिया। अब जो तीसरा एप्लीकेशन था फॉर्मूला लिखने वाला, टू राइट द फॉर्मूला जो भी था, टू राइट द फॉर्मूला, इसमें एक एग्जांपल कराया था। मैंने बोला था कि एक वीडियो और आएगी छोटी सी इस पे। तो आओ इसी एप्लीकेशन पर एक दो सवाल देखते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, फिर चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, ठीक है? तो सवाल है, देखो सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन। अगर आप समझ गए हो फोर्स का फॉर्मूला कैसे निकाला था, वो समझ में आ गया है, तो आप ये वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था एप्लीकेशन पे, थर्ड एप्लीकेशन का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। देखो, अब तक आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं पढ़ा है, SHM नहीं पढ़ा, फिर भी डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके आप SHM का फॉर्मूला बनाओगे, ठीक है? देखो कितना अच्छा यूज है ना डायमेंशन का। SHM डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करता है? एक पार्टिकल है जो SHM कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसकी एनर्जी का फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। डिपेंड्स अपॉन मास, उस पार्टिकल का मास, एम्पलीट्यूड एंड एंगुलर वेलोसिटी। देखो ये सब टर्म आपके लिए अभी अनजान है। एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी। अब क्या करें बच्चों? हमको पता है एक पार्टिकल है मेरे पास, उसकी एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है। एनर्जी कितनी होगी उस पार्टिकल में? वो क्या कर रहा है? SHM कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो SHM आपने पढ़ा नहीं आज तक, ठीक है? नया टर्म है आपके लिए, फिर भी आप डायमेंशन का यूज करके SHM का फॉर्मूला बना लोगे। जैसे फोर्स का बनाया था, वो तो आपको पता था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, बना दिया था फॉर्मूला। ये नहीं पता तो चलो देखो अच्छा यूज इसको दिखा, एक दो सवाल करेंगे, वीडियो कंक्लूड, ठीक? आइए, हमको बता दिया कि एनर्जी जो है वो मास पे डिपेंड कर रहा है। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर x। मास पे डिपेंड कर रहा है, एम्पलीट्यूड पर और एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ये पता होना चाहिए, तब जाके आप एनर्जी का फॉर्मूला बना लो, ठीक? आइए, कह रहा है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर x, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन टू द पावर y। अच्छा जी, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टू द पावर z। बच्चों एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। अगला चैप्टर यही आने वाला है, रोटेशनल मोशन। आपका जो अगला चैप्टर आएगा वो क्या होगा? रोटेशनल मोशन। कल से रोटेशनल मोशन का वीडियो आएगा, ठीक?
एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम डिपेंड्स अपॉन मास, एम्पलीट्यूड एंड एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों एम्पलीट्यूड ए से डिनोट करते हैं और मास तो आपको पता ही है किससे डिनोट करते हैं। अच्छा पावर एक्स वाई जेड, अगर ये एक्स वाई और जेड पॉजिटिव है तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक्स वाई और जेड कैसा है, निगेटिव है, तो ये कैसा प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। पता है ना, बताया था ना। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आया एक्स वाई जेड का तो एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है मास पे, एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है एम्पलीट्यूड पे, एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ओमेगा पर। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आया तो, अगर निगेटिव आया तो ये उल्टा डिपेंड कर रहा है। अगर निगेटिव आया एक्स वाई जेड, मान लो एक्स की वैल्यू निगेटिव आ गई, मान लो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, मान लो एक्स की वैल्यू निगेटिव आई, तो इसका मतलब मास बढ़ाओगे एनर्जी घट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हमको बस यही पता है कि एनर्जी एक पार्टिकल का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, मास, एम्पलीट्यूड और एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमको पता है। अब कैसे डिपेंड करता है ये नहीं पता, तो कैसे डिपेंड करता है ये नहीं पता है, इसके लिए पावर मान लिया एक्स वाई जेड। अगर ये पावर पॉजिटिव है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, अगर ये पावर निगेटिव है तो इनवर्स डिपेंड कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो अगर जिसको सवाल आ रहा है वो वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन देखेंगे, पहले सॉल्व करेंगे फिर सॉल्यूशन देखेंगे। आइए क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें भाई क्या करें। अच्छा जी चलिए यहां से फॉर्मूला बनाते हैं, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x, a टू द पावर y और ओमेगा टू द पावर z। e प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू एक कांस्टेंट k लगाते हैं, m टू द पावर x, a टू द पावर y, ओमेगा टू द पावर z। समझ में आया। यहां से ये मास है। अच्छा एनर्जी का डायमेंशन देखो, डायमेंशन निकालना पड़ेगा। एनर्जी का इधर निकाल दे रहा हूं मैं डायमेंशन, फिर सॉल्व करेंगे। एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, एनर्जी का डायमेंशन होगा ml स्क्वायर t माइनस 2, ml स्क्वायर t माइनस 2। कैसे बताया था एनर्जी का डायमेंशन कैसे निकाल, कोई भी फॉर्मूला लगा लो यार एनर्जी का, हाफ mv स्क्वायर mgh, चाहे जो वर्क का डायमेंशन होगा वही एनर्जी का डायमेंशन होगा, लिख दिया। अच्छा मेरे पास एम्पलीट्यूड, बच्चों एम्पलीट्यूड होता है लेंथ, एम्पलीट्यूड क्या होता है, लेंथ होता है, एम्पलीट्यूड लेंथ होता है। तो लेंथ के लिए L पे पावर 1, बात खत्म, बाकी सब 0, m 0 t 0, यहाँ 1। बात आया समझ में। एम्पलीट्यूड लेंथ होता है तो m पे पावर 0, L पे पावर 1, t पे पावर 0। अच्छा जी ओमेगा, ओमेगा बचा, ओमेगा होता है बच्चों 1 बाई टाइम, 1 बाई टाइम पीरियड ओमेगा का होता है, 1 बाई टाइम पीरियड। तो 1 बाई टाइम पीरियड का मतलब क्या हो जाएगा, t टू द पावर -1। अरे 1 बाई टाइम, टाइम ऊपर जाएगा, t टू द पावर -1 मतलब m 0 t -1 L 0। ठीक है, ये हो गया ओमेगा का। अच्छा अगला जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो है रोटेशनल मैकेनिक्स। रोटेशनल मैकेनिक्स 11th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको 12th में काम देगा। कब काम देगा, 12th क्लास में आपको रोटेशनल मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा यूज है। तो अगला चैप्टर मैं वही उठाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, रोटेशनल मैकेनिक्स। वहाँ रोटेशनल मैकेनिक्स में एंगुलर वेलोसिटी पढ़ना है, टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना, वेलोसिटी अपॉन रेडियस, वेलोसिटी अपॉन रेडियस, वेलोसिटी अपॉन रेडियस, v अपॉन r वेलोसिटी। अच्छा जी वेलोसिटी का क्या होता है, यहाँ चेक कर लेते हैं। वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू रेडियस के लिए लेंथ, तो l बाई टी इंटू एल, एल से l कट गया, नहीं आया समझ में, देखो ध्यान से फिर से देखो। ओमेगा का फॉर्मूला, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन रेडियस, वेलोसिटी अपॉन रेडियस। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन रेडियस होता है। अच्छा जी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू रेडियस के लिए लेंथ, रेडियस के लिए लेंथ लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट के लिए l बाई टी इंटू एल, l से l खत्म हो गया, क्या बचा 1 बाई टी, देखो 1 बाई टी, देखो यहाँ से 1 बाई टी, समझ में आ रहा, क्लियर। पहले ही बताया था एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला 1 बाई टी लगा लो, या फिर अगले चैप्टर जो हम उठाने जा रहे हैं उसमें पढ़ना है, आप फॉर्मूला देखोगे तो वेलोसिटी अपॉन रेडियस मिल जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा जी सबका डायमेंशन निकल गया, सबका डायमेंशन निकल गया, बैठा दो। क्या करें, m l स्क्वायर t माइनस 2 एनर्जी का डायमेंशन, k का डायमेंशन हम नहीं निकाल सकते तो k रहने देते हैं। अच्छा जी एम्पलीट्यूड का डायमेंशन m 0 l 1 t 0, सॉरी पहले मास के लिए, पहले मास है ना, तो मास के लिए क्या होगा
m1 L0 T0। एम्पलीट्यूड के लिए क्या होगा, m0 L1 T0। एम्पलीट्यूड, अरे मास के लिए ये होगा m1 L0 T0। एम्पलीट्यूड ओमेगा के लिए अभी निकाला m0 T-1 L0। बात है समझ में, क्लियर हो रहा है बात, मिटा दिया उधर। m0 L T-1 L0 ये ओमेगा का हो गया, समझ में आया। अब क्या करना है हमको, कुछ नहीं करना है, हमको कंपैरिजन कर देना। यहां m⁻⁻1 देखो हल्का सा मिस्टेक, एक सबका डायमेंशन लिख लिया उधर। अच्छा जी, क्या करें, k के लिए k रहने देते हैं, m के लिए m⁻x, एम्पलीट्यूड के लिए L⁻y, और ओमेगा का क्या था, ओमेगा का 1/t था, ओमेगा का फॉर्मूला 1/t था, तो t पे पावर -1 हो जाएगा, t पे पावर -1 हो जाएगा ना, m0 L0 T-1 हो जाएगा। अच्छा जी, तो t पे पावर -z होगा कि नहीं होगा, t पे पावर माइनस, अरे इतना आसान, ओमेगा का क्या होता है, t पे पावर -1 टू द पावर z। बात खत्म, क्लियर है, समझ में आया। चलिए आइए, यहां पर m का वैल्यू पावर 1 है, यहाँ m का वैल्यू x है, ध्यान दो, कंपैरिजन करते हैं, m का पावर 1 m का पावर x, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। x का वैल्यू क्या आया, चलो इधर मिटा के मैं लिख रहा हूं, इधर मिटा के मैं लिख रहा हूं, ठीक है। चलो आओ देखो, x का वैल्यू 1 कैसे आया, इधर m का पावर 1 है और इधर m का पावर x है, तो x का वैल्यू 1 आ गया। अच्छा जी, y का वैल्यू 2 होगा, y का वैल्यू देखो, इधर l का पावर 2 है, इधर l का पावर y। अब देखो ध्यान से, t पर देखते हैं, इधर t पे पावर -2 है, t के पावर -2, इधर t के पावर -z दिख रहा है, -z, ठीक है, इसको -z ही पढ़ेंगे ना, t के पावर -2 इज इक्वल टू -z। नहीं आया बात समझ में, अरे यार देखो, यहाँ t का पावर -2 है, यहाँ देखो t का पावर क्या है -2, यहाँ t का पावर -z, तो -z इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कट गया, क्या पता z का वैल्यू 2 आ गया, z का वैल्यू क्या आ गया 2, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया मेरे पास। एनर्जी, एक पार्टिकल है जो SHM कर रहा है, उसका एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास आ गया, E इज इक्वल टू क्या आया, ध्यान दो क्या आएगा, m⁻1, m पहले k कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट का नहीं निकाल सकते डायमेंशन, पता है ये लिमिटेशन है थोड़ा सा, m⁻1, अच्छा जी, एम्पलीट्यूड a⁻1, y था, y की जगह 1 था, ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर, ये रहा एनर्जी का फॉर्मूला। एक पार्टिकल है जो SHM कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उस पार्टिकल का एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा। आज तक तुमने SHM पढ़ा नहीं था, देखा नहीं था, लेकिन फिर भी डायमेंशन का यूज करके फॉर्मूला बना लिया। कैसे बनाया, पता था कि एम्पलीट्यूड L होता है, एंगुलर वेलोसिटी 1/t होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, तब जाके मेरे पास ये एक बहुत बढ़िया सवाल था, जो थर्ड एप्लीकेशन मैंने बताया था, डायमेंशन एनालिसिस का जो थर्ड एप्लीकेशन था, उस पर एक बहुत बढ़िया सवाल मैंने कराया। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करेंगे। सॉरी, एक मिनट, y का वैल्यू क्या है 2 है, a स्क्वायर हो जाए, y का वैल्यू 2 है ना, a पे पावर y था तो y की जगह पे 2 रख दिया, m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये रहा एनर्जी का फॉर्मूला। एक पार्टिकल है जो SHM कर रहा है, उसके एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा। आज तक SHM पढ़ा नहीं था, फिर भी फॉर्मूला बना लिया। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल कराने जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी पर। तीसरा नंबर सवाल इसी पर, पहला फोर्स का फॉर्मूला निकाला, दूसरा एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल स्क्यूटिंग SHM, एक पार्टिकल SHM कर रहा था, उसकी एनर्जी का फॉर्मूला निकाला। तीसरा क्वेश्चन है, आप खुद से सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करेंगे। कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम
टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम समझ में आया पेंडुलम का? ठीक। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ, ठीक है। जो धागा का लेंथ, एक पेंडुलम क्या होता है, एक धागा लो, उसके नीचे बॉब लटका दिया जाता है और वो जो टू एंड फ्रो मोशन करता है उसको बोलते हैं पेंडुलम। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, इस पर डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड मास ऑफ बॉब, एंड मास ऑफ बॉब। अरे पेंडुलम ये होता है, ये होता है पेंडुलम। अब कह रहा है इसका टाइम पीरियड, मतलब इधर से अपने मीन पोजीशन से यहां, फिर यहां और फिर यहां पे आने में, मतलब यहां इसको यहां लाके छोड़ दो, इस पेंडुलम को यहां पे लाके छोड़ दो, ये यहां जाने में और फिर से यहां आने में जितना टाइम लगेगा उस टाइम का फॉर्मूला निकालना है, उस टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है इस पेंडुलम के बारे में, ठीक है। अब बता दिया कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है। टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, वो जो धागे का लेंथ था उस पर, अरे ये वाला लेंथ इस पे डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पे अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लगा रहा होगा, उस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और मास ऑफ बॉब बोल दिया कि इसका जो भी मास होगा उस पे डिपेंड कर रहा है। बच्चों एक बात बता दूं, जो टाइम पीरियड होता है इसके मास पे डिपेंड नहीं करता, वो बात अभी वीडियो के जो सवाल खत्म करेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन अभी हमको बोल दिया कि मास ऑफ बॉब पे डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे डिपेंड करता है नहीं पता, चलिए आइए बनाते हैं फॉर्मूला इसका, ठीक है। समझ में आया क्या क्या बोल दिया? एक टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, इस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस पे डिपेंड कर रहा है, और मास ऑफ बॉब पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। समझ में आया? आइए जी, तो फॉर्मूला निकालते हैं टाइम पीरियड का। क्या फॉर्मूला बनेगा? चलिए, तो हमको बोल दिया कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ टू द पावर x, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g टू द पावर y, समझ में आया? और टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर z, मास ऑफ बॉब पे डिपेंड कर रहा है। चलिए यहां से फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर x, g टू द पावर y और m टू द पावर z। जो जिसको इसको समझ में आ गया है पिछला सवाल, वो वीडियो को पॉज करके सवाल सॉल्व करके फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। अच्छा जी, तो t इज इक्वल टू k l टू द पावर x, g टू द पावर y, m टू द पावर z, मास m टू द पावर z। अब क्या करें, हमको डायमेंशन चाहिए सबका, इधर लिख देते हैं डायमेंशन। टाइम पीरियड का डायमेंशन, t का डायमेंशन क्या होगा? l, t का डायमेंशन क्या होगा? t, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड का डायमेंशन t। अच्छा जी, लेंथ का डायमेंशन l, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का क्या होता है? l t पे पावर -2, एक्सेलरेशन का ये होता है ना, l t पे पावर -2। एक्सेलरेशन का डायमेंशन यही होता है, l t पे पावर। कैसे निकालना? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम। वेलोसिटी को तोड़ा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में, ये वाला टाइम पहले से है, l t स्क्वायर, ये ऊपर चला गया, l t पे पावर -2। समझ में आया कैसे हो गया? ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन ये होगा, l t पे पावर -2। आइए बैठा दे, मास का डायमेंशन क्या होगा? मास का डायमेंशन m होगा, मास का डायमेंशन m होगा। आइए सॉल्व करते हैं। t का डायमेंशन क्या होगा? t m0 l0 t पे पावर 1, m0 t0 t पे पावर 1 इज इक्वल टू k l टू द पावर x, m0 l टू द पावर x, l टू द पावर x। अच्छा जी, हो गया। g टू द पावर y, मतलब l t पे पावर -2 का पावर y, अरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन रख दिया। मास m टू द पावर z, m टू द पावर z। अब इस कंपैरिजन कर लो भाई, कंपैरिजन कर लो। देखो यार ध्यान से, यहाँ पे m का वैल्यू 0 है, यहाँ m का वैल्यू z है, तो z का वैल्यू क्या आ गया? 0। z का वैल्यू देखो, यहाँ पे m का वैल्यू 0 है, z वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ मैं, z का वैल्यू 0। कैसे? यहाँ m का पावर 0, यहाँ m का पावर z, तो z का वैल्यू 0, ठीक है।
क्लियर, समझ में आ रहा है? अच्छा नेक्स्ट अब क्या करें, अच्छा जी L का कंपैरिजन करें। चलो यहां से देखते हैं, L टू द पावर x तो यहां दिख रहा है, यहाँ पे L टू द पावर y भी दिख रहा है, यहाँ पे L टू द पावर y भी दिख रहा है और T टू द पावर -2y दिख रहा है। नहीं आया समझ में? अरे देखो यार कि L टू द पावर x है ना, यहाँ पे L टू द पावर y, L पे पावर y है, अच्छा, और T पे पावर क्या है -2y, T पे पावर -2y, ठीक है, समझ में आया? हाँ चलिए इधर क्या था, m0 l0 t1 ये था। आइए सॉल्व करें इसको। पहले तो z का वैल्यू तो हमको पता चल गया, z का वैल्यू क्या है 0 है। अच्छा जी यहाँ पर l का वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ x और y दोनों है। यहाँ देखो l का वैल्यू, l का पावर 0, यहाँ l का पावर x भी है y भी है, तो x प्लस y इज इक्वल टू 0। कैसे हुआ यार, देखो यार थोड़ा समझो, यहाँ पर l का पावर क्या है 0, यहाँ पर l का पावर x भी है और l का पावर y भी है, तो यहाँ पर x प्लस y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा कंपैरिजन करने पर। अच्छा जी तो x इज इक्वल टू -y, ये बहुत बड़ा एक कंक्लूजन आया मेरे पास, x इज इक्वल टू -y। अच्छा y का वैल्यू निकाल ले, y का वैल्यू निकाल लेते, आ जाओ y का वैल्यू देखो, y का वैल्यू देखो कैसे निकलेगा, y का वैल्यू देखो, यहाँ पर t का वैल्यू -2y और इधर t का वैल्यू 1, देखो ध्यान से, यहाँ पर कंपैरिजन करने पर t का पावर 1 है और यहाँ पर t का पावर -2y है, दोनों को बराबर कर दे तो y इज इक्वल टू -1/2, y का वैल्यू क्या आ गया -1/2, y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया -1/2। तो अब इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकल जाएगा, x इज इक्वल टू -y, तो x इज इक्वल टू +1/2। कैसे हुआ नहीं समझ में आया, फिर से देखो, पता था थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर, फिर से देखो, यहाँ पर l का पावर 0 था, यहाँ l का पावर x भी है y भी है, तो x प्लस y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -y, ठीक है समझ में आ गया होगा, x इज इक्वल टू -y। अच्छा अब t का कंपैरिजन किए, t पे पावर 1, t पे पावर -2y, तो -2y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू -1/2, समझ में आया, y का वैल्यू -1/2, यहाँ से x का वैल्यू नहीं आ जाएगा, x का वैल्यू होगा -y, तो -y, x का वैल्यू है -y, तो माइनस की जगह पे माइनस लगाया और y का वैल्यू क्या है -1/2, तो -1/2 लिख दिया, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1/2। समझ में आया, क्लियर है? अब सब वैल्यू मेरे पास आ गया है, अब मैं सब वैल्यू को यहाँ लिख रहा हूँ फ्रेश से, ताकि फॉर्मूला बन जाए। अब फॉर्मूला बन गया, आपका फॉर्मूला तैयार। आइए देखिए x का वैल्यू क्या आया 1/2, y का वैल्यू -1/2, z का वैल्यू 0, ठीक है। आइए फॉर्मूला बना लेते हैं, मिटा दूं, ये मिटा दूं मैं, ठीक, नोट कर लेना, वीडियो को पीछे करके जिन्होंने नोट नहीं किया था कोई बात नहीं, जो सॉल्यूशन करके आए हैं वो देखिए मेरा हम कैसे कर रहे हैं। अच्छा अब फॉर्मूला लिख देते हैं, t इज इक्वल टू k l टू द पावर x, l x का पावर 1/2, g टू द पावर y, g का पावर -1/2, g का पावर y है, y का वैल्यू -1/2 और m पे पावर 0, z का वैल्यू क्या था 0, m पे पावर 0। चलिए t इज, अच्छा किसी पे पावर 0 उसका मतलब 1 होता है ना, 7 पे पावर 0 इसका वैल्यू 1, 8 पे पावर 0 इसका वैल्यू 1, इसका मतलब m पे पावर 0 इसका वैल्यू 1, इसको हटा दें। k इज इक्वल टू l टू द पावर 1/2, g टू द पावर -1/2 और ये 1 हो गया। मैंने पहले ही बोला था कि मास ऑफ बॉब पे डिपेंड नहीं करता, ये जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का, वो मास ऑफ बॉब पे, तुम कितना भी भारी बॉल डाल दो नीचे लटका दो, वो उसका टाइम पीरियड उस भारी, चाहे तुम भारी लटकाओ या हल्का लटकाओ, बहुत भारी बॉल डाल दिया, मास उसका ज्यादा है, फिर भी टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और हल्का बॉल डाला फिर भी टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मास ऑफ बॉब पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि m पे पावर 0 आ गया, मतलब उसका वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। अब इसको इससे किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 1 तो 1 ही है भाई, समझ में आ रहा, g पे पावर 1/2। अच्छा पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट अंडर। अच्छा जी 7 पे पावर 1/2 इसका मतलब √7, 8 पे पावर 1/2 इसका मतलब √8,
बात है समझ में। उसी तरह l टू द पावर 1/2 t इज इक्वल टू k l टू द पावर 1/2 मतलब रूट l, और g पे पावर -1/2 अपॉन g पर भी रूट, ये वाला रूट नीचे आ जाएगा क्योंकि -1/2 है। अच्छा जी देखो ध्यान से यहाँ देखना, यहाँ देखना, यहाँ देखो, यहाँ देखो 7 पे पावर -1/2 इसका मतलब 1/√7, 8 पे पावर -1/2 इसका मतलब 1/√8, किसी पे पावर -1/2 तो रूट नीचे आ जाता है, ठीक है, और किसी पे पावर सिंपल 1/2 प्लस 1/2 तो रूट आ जाएगा। बताया समझ में जो बताया। अच्छा जी तो फॉर्मूला क्या बन गया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू के, फॉर्मूला बन गया के रूट अंडर एल अपॉन, ये रहा फॉर्मूला। नहीं पढ़ा था टाइम पीरियड इससे पहले, पेंडुलम नहीं पता था, बस ये पता चल गया हमको कि लेंथ पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, और मास ऑफ बॉब पे डिपेंड करता है। नहीं करता अभी बताया, क्योंकि m पे पावर z और z का वैल्यू 0 तो इसका वैल्यू 1 हो गया, नहीं करता। तो ये रहा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ठीक है, ये रहा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके एक और बेहतरीन सवाल करा दिया। तो यहाँ पर आपका डायमेंशन एनालिसिस चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रोटेशनल मैकेनिक्स उठाने वाले हैं। बच्चों प्रिपेयर होकर आना रोटेशनल मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि रोटेशनल मैकेनिक्स आपको 12th में बहुत काम देगा। मैं वही आपको 11th में, देखो टाइम नहीं है अब, 11th में वही बता रहा हूँ जो आपको 12th में यूज आएगा, ठीक है। अब मैं रोटेशनल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स 2 चैप्टर और पढ़ाऊंगा 11th में, बस सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा, रोटेशनल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ये दोनों चैप्टर का यूज है। और एक डायमेंशन बताया, इसका भी यूज बहुत ज़्यादा है 12th में। हर क्वांटिटी का आपको डायमेंशन निकालना पड़ेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड में, क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि कूलम्ब्स कांस्टेंट का डायमेंशन चारों में से कौन सही है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आने का चांसेस है डायमेंशन का, इसलिए डायमेंशन बहुत अच्छे से पढ़ाया, ठीक है। फॉर्मूला बनाना भी सिखा दिया ताकि आप किसी चीज़ का फॉर्मूला माइंड से निकल गया तो कैसे बनाना है समझ में आ गया। 3 क्वेश्चन बताए इस पर, एप्लीकेशन नंबर 3 पर 3 क्वेश्चन बताया। पहला फोर्स का फॉर्मूला निकाला जो सबको पता था, दूसरा एनर्जी का निकाला, एक ऐसे पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है उसके एनर्जी का फॉर्मूला निकाला, नहीं पढ़ा था इससे पहले एसएचएम, फिर भी फॉर्मूला निकाला, और तीसरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला। टाइम पीरियड भी नहीं पढ़ा था इससे पहले, फिर भी फॉर्मूला आपने निकाल लिया। चलिए एक लास्ट सवाल दे रहा हूं मैं, जाते जाते खुद से ट्राई करना है घर पे, अगर हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो तो आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं सॉल्यूशन उसका भी दे दूंगा, ठीक है। एक सवाल मैं करने जा रहा हूं, उस सवाल को आप लोग लिखेंगे। कैसे फॉर्मूला आया समझ में आया लास्ट में क्या हुआ कि l टू द पावर 1/2, पावर 1/2 का मतलब रूट हो गया, और g पे पावर -1/2 का मतलब 1/रूट हो जाएगा, 1/√g, समझ में आया। तो ये रहा फॉर्मूला t = k रूट अंडर l/g, समझ में आया। एक फॉर्मूला में एक सवाल लास्ट में जाते जाते दे रहा हूं मैं आपको, उसको सॉल्व करना है। एप्लीकेशन का ही सवाल है, थर्ड एप्लीकेशन का ही सवाल है, फॉर्मूला ही बनाना है। सवाल है देखो, थोड़ा सा इंटरनेट का यूज करना आप लोग, इसमें गूगल का यूज करना है। सवाल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहा हूं, आप लोग को खुद से ट्राई करना है, नहीं होगा तो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लेना। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए फॉर्मूला निकालना है, फोर्स। अच्छा जी, वो वाला फोर्स नहीं, मास इनटू एक्सीलरेशन वाला नहीं, फोर्स ऑन अ फॉलिंग स्फेरिकल फोर्स, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, फोर्स का फॉर्मूला निकालना है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का, ऑफ रेडियस r इन अ फ्लूइड, पानी में या एयर में, इन अ फ्लूइड, ऑफ डेंसिटी रो and viscosity coefficient ईटा। देखो गूगल पे सब सर्च करना, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी तो मास बाय वॉल्यूम 9th क्लास से पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। विस्कोसिटी ईटा विथ स्पीड v। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उसको पानी में या एयर में छोड़ दो, ठीक है। तो शुरू में तो स्पीड अच्छे खासे स्पीड से जाएगा, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो कांस्टेंट स्पीड से जाने लगता है नीचे।
क्यों लगता है? क्योंकि अपथ्रस्ट फोर्स के कारण। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने आप सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो उस फोर्स का फॉर्मूला निकालना है। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसके रेडियस पर, ठीक है, जिसमें हम गिरा रहे हैं, केरोसिन में गिरा रहे हैं, ऑयल में गिरा रहे हैं, एयर में गिर रहा है, पानी में गिर रहा है, उस फ्लूइड का डेंसिटी पर, और विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ईटा पर। इसको पढ़ते हैं बच्चों ईटा, ईटीए ईटा। ठीक है, कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ईटा। अब ये क्या होता है, गूगल पे सर्च करना, थोड़ा सा मेहनत करो आप। विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ईटा और स्पीड v, और उसका स्पीड क्या दे दिया? v। बच्चों इस स्पीड को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं हम लोग? टर्मिनल वेलोसिटी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम किसी फ्लूइड में, पानी में, केरोसिन ऑयल में छोड़ते हैं तो पहले तो स्पीड से जाता है, बाद में उसका स्पीड कांस्टेंट हो जाता है। उस कांस्टेंट स्पीड को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के रेडियस पर, फ्लूइड के डेंसिटी पर, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट पर और स्पीड पर। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला निकालना है। ये लास्ट सवाल देकर के मैं चैप्टर को कंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर हो गया खत्म। इसका बस आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब नेक्स्ट रोटेशनल मैकेनिक्स में स्टार्ट करूंगा। आपके 12th के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और मैंने बोल दिया कि 2 ही चैप्टर पढ़ाऊंगा, रोटेशनल मैकेनिक्स और वेव ऑप्टिक्स, रोटेशनल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, जो आपको 12th में काम आएगा। ठीक है, इसी के साथ क्लास को कंक्लूड करते हैं। कोई डाउट हो कमेंट करना, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे पूछना। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो।